हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की न्यू चैप्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग 5 क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज हम लोग पहला क्लास इस पे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे, मतलब कि ब्रिटिश एरा से लेकर अभी करंट टाइम्स पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और यूपीएससी के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर पार्ट 1। तो ये हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट, सिर्फ 2 ही कंटेंट है, लेकिन पहला जो कंटेंट है फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग स्टेजेस में जानेंगे कि हम लोग का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फेज्ड मैनर में कैसे कैसे हुआ है। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे जो कि आपका मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 फेजेस में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, मतलब कि ब्रिटिश एरा के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सेकेंड फेज है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में देखेंगे, 1965 से 1980 और 1980 से आपका 1991। और थर्ड फेज में हम लोग देखेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा रहा। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो इंडस्ट्री है उसका एक ग्लोबल प्रेजेंस था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। जब तक ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे उसके पहले भारत का जो ट्रेड सेक्टर था या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो जो भी प्रोडक्ट्स था वो बेसिकली आपका वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट में क्वार्टर कॉम्प्रोमाइज करता था, मतलब कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका अकाउंट करता था भारत का प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट बेसिकली जो इंडिया से होता था वो आपका था कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ, आर्टिस्टिक वेयर और बहुत सारे अन्य ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट थे जो भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटिश में चल रहा, ब्रिटेन में जो चल रहा था, उसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डीके होने लगा। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि जो भी मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन में बनाए जाते थे वो आपका इंडियन मार्केट्स में बेचने के लिए लाया जाता था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि मशीन मेड गुड्स जो था वो कम्प्लीटली इंडियन मार्केट को फ्लड कर गया। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन मार्केट जो था वो कम्प्लीटली डीके हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो कम्प्लीटली डीके हो गया, कम्प्लीटली खत्म हो चुका था। एक बार फिर से बता रहे हैं, क्रोनोलॉजी में है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इंडस्ट्री का ग्लोबल प्रेजेंस था। इंडिया जो था, मतलब कि इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स था वो क्वार्टर अकाउंट करता था, मतलब कि क्वार्टर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका अकाउंट करता था। क्या क्या हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे? कॉटन करते थे, सिल्क करते थे, वुलन क्लोथ करते थे। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए उनके पॉलिसीज और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चालू हो चुका था, तो उसके तहत क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो डीके होने लगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1950 से 1965 के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा रहा। तो मेन फीचर्स आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कहते हैं, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हम लोग बोल सकते हैं कि क्या था कि कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री जो था वो मेजोरिटी में था। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसको एक अंडर डेवलप्ड सेक्टर बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही कमी थी। फिर क्या था कि जो भी ओनरशिप का स्ट्रक्चर या कॉन्सेंट्रेशन था इंडस्ट्रीज में बहुत ही कुछ हाथों में था, मतलब कि कुछ लोग ही उसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या ओनरशिप उसका रखते थे, तो जिसकी वजह से उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। और टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल जो था उसका भी शॉर्ट सप्लाई था। तो ये बेसिकली आपका फीचर था इंडस्ट्रियल सेक्टर का 1950 से 1965 के दौरान। फिर हम लोग रोल ऑफ 5 ईयर प्लान देखेंगे क्योंकि 1950 से 1965 में 3 5 ईयर प्लान अभी तक पास हो चुका था 1965 तक। तो हम लोग ये तीनों 5 ईयर प्लान को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लार्ज स्केल पे प्रमोट नहीं किया गया था और
यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को प्रैक्टिकल शेप दिया जा रहा था, और वो भी कैसे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को डेवलप करके, मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया था, ना कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया, और इस प्लान को हम लोग महालनोबिस मॉडल भी कहते थे। इसमें क्या हुआ बेसिकली कि यहाँ पे आपका बेसिक और कैपिटल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया लार्ज स्केल पे, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो पाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फिर हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में मूव किए, जिसमें क्या हुआ कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के स्ट्रेटजी को ही फॉलो किया, बेसिक कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करके, और स्पेशल इम्फेसिस यहाँ पे आपका मशीन मेड गुड्स को, मतलब कि मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री को दिया गया। और सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान का जो रिजल्ट था वो बेसिकली आपका क्या था कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को यहाँ पे बिल्ड करना है, तो ग्रेटर इम्फेसिस आपका उसी पे दिया गया। फर्स्ट 3 ईयर प्लान जो हुआ, मतलब कि जो 1950 से लेकर 1965 के बीच में जो तीनों 5 ईयर प्लान जो पास किया गया, उसका इंपॉर्टेंस ये था, मतलब कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये लोग बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि एक ग्रोथ रेट में इंक्रीज भी हम लोग को देखने को मिला, मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका 5.7% ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला, उसके बाद सेकंड में आपका 7.2, और थर्ड में आपका 9% ग्रोथ रेट हम लोग को देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ रेट में एक ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है। उसी तरह कैपिटल गुड इंडस्ट्री में भी जो ग्रोथ था उसका भी रेट हम लोग को यहाँ पे ग्रेजुअल देखने को मिला, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला यहाँ पे, जैसे कि आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 9.8, उसके बाद आपका 13.1, और उसके बाद आपका 19%। तो हम लोगों ने ये तीनों जो 5 ईयर प्लान जो पास हुआ ड्यूरिंग आपका 1950 से 1965 में, उसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज में मैंने बताया था कि हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक आपका 1965 से 1980, और दूसरा है आपका 1980 से 1991। तो 1965 से आपका 1980 के संदर्भ में क्या क्या हुआ वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला जो 3-5 ईयर प्लान, 5 ईयर जो प्लान था वो बेसिकली आपका फोकस करता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमर गुड्स सेक्टर जो है वो निगलेक्ट हो गया, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर जो था वो आपका निगलेक्ट हो गया। तो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को हम लोग वेज गुड सेक्टर भी बोलते हैं, और ये बेसिकली आपका रूरल इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। ये जो निगलेक्ट कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को जो हम लोग किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ओवरऑल इकोनॉमी है दोनों के ग्रोथ में फॉल देखने को यहाँ पे मिला। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर गुड सेक्टर को निगलेक्ट हम लोग किए थे। फिर आपका वेज गुड मॉडल था। तो वेज गुड मॉडल जो बेसिकली क्या था कि इसमें दो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, आपका CN वकील एंड PR ब्रह्मानंदन। उन दोनों ने वेज गुड मॉडल को एडवोकेट किया था ताकि इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट आ सके। ये बेसिकली आपका महालनोबिस स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा डिफर करते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि अगर एट द लो लेवल ऑफ कंजप्शन वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो कंज्यूम करता है। तो ये इनका मानना था, और ये जो था ये सारे कंज्यूमर गुड के लिए ट्रू नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे दो प्रकार का गुड्स जो है वो डिफरेंशिएट हो गया, एक हो गया आपका वेज गुड और दूसरा हो गया आपका नॉन वेज गुड। तो वेज गुड क्या होता है, मतलब कि कंजप्शन जो है वो आपका वर्कर की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, मतलब कि कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है आपका वर्कर का प्रोडक्टिविटी। और नॉनवेज गुड क्या हो गया कि वो मतलब कि हुज कंजप्शन डिड नॉट, मतलब कि आपका वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहा है। फिर से और बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, वेज गुड का मतलब होता है वो गुड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंजप्शन जो है वो आपके वर्कर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, और नॉनवेज गुड क्या हो रहा है कि कंजप्शन जो है आपका वर्कर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। फिर वेज गुड मॉडल को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसको थोड़ा नटशेल में बताते हैं कि वेज गुड मॉडल ऐसा कहते हैं कि वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बस केवल गुड्स को प्रोड्यूस करने पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि उसका कंजप्शन ऑफ फूड हो गया, क्लोथ हो गया, अदर बेसिक्स हो गया, वो सब को के भी कंजप्शन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप्स डेवलपमेंट के लिए यही था, मतलब कि इनका ऐसा मानना था कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया जाए और फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। और एक बार ये ऑब्जेक्टिव अगर रीच हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग
महालनोबिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करता है। एनीवे इनका स्ट्रैटेजी को इग्नोर कर दिया गया और इंडिया ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि बेसिकली आपका महालनोबिस स्ट्रैटेजी था, और एग्रीकल्चर को मैकेनाइज यहाँ पे नहीं किया गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि महालनोबिस स्ट्रैटेजी जो था उसका फेलियर हो गया, और 1965 और 1966 के समय में इंडिया जो था सीवियर फूड शॉर्टेज क्राइसिस से हिट हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया कि ब्रह्मानंदन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया और ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पे अपना लिया, इंजीनियर किया उसको। और 1965 और 1975 के पीरियड के बीच एक शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में। मतलब कि हम लोग जानते थे कि थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका 9.0 ग्रोथ था, लेकिन वो आपका 4.1 पे चला गया आपका 1965 और 1975 के समय में। तो क्या कॉजेज रहे ये जो क्या कहते हैं डिक्लाइन हुआ है? तो सबसे पहला कॉज था कि मतलब एक्सोजीनियस फैक्टर हो गया, मतलब कि 1965 में वॉर हुआ था, उसके बाद फिर 1975 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। तो दो वॉर हुए थे इस पीरियड के बीच में, मतलब कि 1965 और 1975 के बीच में, तो ये भी एक आपका कारण था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हुआ, उसका फर्स्ट ऑयल शॉक हम लोग को देखने को मिला 1973 के दौरान। उसके बाद रियल इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग को स्लैकनिंग देखने को मिला, बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी मतलब कि पब्लिक सेक्टर में हम लोग को रियल इन्वेस्टमेंट में स्लैकनिंग देखने को मिला। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब कुछ कुछ कारण थे जिसकी वजह से इतना ज्यादा हम लोग को डाउन मतलब कि शार्प फॉल इन ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला इस पीरियड के दौरान। और कुछ कारण थे जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में लो ग्रोथ हुआ, और क्या कहते हैं रॉ मटेरियल का भी शॉर्टेज था। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि क्या कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद फिर आपका रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज था, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ कॉम्बाइंड हो गया। तो बहुत सारे ये 6 कारण थे जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1965 से लेकर 1975 के दौरान जो भी हम लोग को ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिला, तो ये सब कुछ कुछ कारण भी थे। फिर हम लोग फेज 3 पढ़ेंगे, जो कि आपका 1980 से 1991 के बीच में है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये बेसिकली आपका पीरियड 1980s का था, तो इसको हम लोग पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी भी कहते थे। ये पीरियड जो था इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो था वो 6% से ज्यादा था ड्यूरिंग 6 प्लान, और 8.5% आपका हो चुका था 7th प्लान में। इस पीरियड में क्या हुआ था कि एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग को यहाँ से ये देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पे रिवाइवल होता है, और ये आपका क्लोजली एसोसिएटेड रहता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज। मतलब कि प्रोडक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज का था वो इंक्रीज हो गया था। तो जिसके वजह से हम लोग ये भी ऑब्जर्व यहाँ पे करते थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पे आपका रिवाइवल हुआ है। फिर ये एक क्या कहते हैं ग्राफ है, जिसके तहत हम लोग पता लगा सकते हैं कि 1980 से लेके 1991 के बीच में ग्रोथ रेट कैसे है। तो 1980 में हम लोग को पता था कि ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, क्योंकि 1965 से लेके 1975 का जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हम लोग और कारण भी हम लोगों ने देखा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1981 से लेकर 1982 के दौरान हम लोग को एक हाई ग्रोथ रेट देखने को मिला, लेकिन फिर वो वापस से उतना ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। और ये आपका डिक्लाइन मतलब कि इंक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट आपका मतलब पहुंचा लास्ट में 1991 तक। फिर ये जो इंडस्ट्रियल रिकवरी था इसका क्या क्या कॉजेस थे? तो ऐसा भी कहा जाता है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अडॉप्ट किया गया था वो भी एक इसमें से वन ऑफ द रीजन था इसका। और लिबरलाइजेशन जो हुआ था, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मतलब कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट किया गया था, उसकी वजह से भी क्या हुआ कि हम लोग को इंडस्ट्रियल रिकवरी देखने को मिला। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो कंपटीशन का जो बेस था वो एक्सपैंड हो चुका था, डोमेस्टिक बैरियर और को रिड्यूस किया गया, और जितना ही ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स था उसको भी थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी का इजी एक्सेस हो गया। उसके बाद फिर अदर रॉ मटेरियल जितने भी इम्पोर्टेड रॉ मतलब कि उनका भी इम्पोर्ट थोड़ा आसान होने लगा। तो कुछ कुछ कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिकवरी हम लोग को 1980s के बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। उसके बाद हम लोगों ने और कुछ कुछ कारण देखे, जैसे कि आपका हो गया कि एग्रीकल्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से। उसके बाद जितना भी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है उसका भी कंजप्शन इंक्रीज हुआ। उसके बाद सर्विस सेक्टर में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा आपका रिवाइवल हुआ।
तो ये कुछ कुछ कॉज थे जिसकी वजह से हम लोग को इंडस्ट्रियल रिकवरी देखने को मिला इस पीरियड में। नेक्स्ट है आपका पोस्ट 1991 मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म्स, और या वैसे ही बोल सकते हैं कि 1991 के बाद हम लोग को इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या हम लोग को इवोल्यूशन या हम लोग को फर्क देखने को मिला है। तो सबसे पहला आपका ये है कि यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद जितना भी प्रोसीजर्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको सिंप्लीफाई किया गया, उसको आसान बनाया गया। उसके बाद जो भी सेक्टर आपका एक्सक्लूसिवली रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए उसको रिड्यूस किया गया। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ कि जितना भी सिलेक्टेड आपका पीएसयूज था मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया कि वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन फर्म्स में, और ट्रेड और क्या कहते हैं ट्रेड में आपका लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया गया, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को लाया गया। तो ये सब कुछ कुछ आपका रिफॉर्म्स हुए एलपीजी के तहत, और हम लोग को कुछ कुछ इसके इफेक्ट्स भी देखने को मिले आपका 1991 के बाद। नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका जितना भी रैशनलाइजेशन हुआ और मैसिव आपका जितना भी रिडक्शन हुआ स्ट्रक्चर ऑफ कस्टम ड्यूटीज में। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी में आपको रिडक्शन देखने को मिला। उसके बाद इनकम और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कि मतलब बिजनेस प्रमोट करते हैं, मतलब कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनमें भी रिडक्शन आपको देखने को मिला, मतलब कि रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस टू प्रमोट बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इनकम और कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी रिडक्शन यहाँ पे आपका हुआ है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो मैंने बताया है कि बेसिकली हम लोग हर एक क्लास में एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने चुना है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है मैन का, उसके वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो फेमिनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वुमेन का जो है वो क्या कहते हैं वुमेन का जो संख्या है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर बढ़ते जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मेन अर्बन एरियाज में जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो जितना भी वर्क होता है रूरल एरिया का, जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो गया, जैसे कि एज ए कल्टिवेटर या आपका इंटरप्रेन्योरशिप या लेबरर जितना भी हुआ, वो वुमेन का संख्या उसमें बढ़ते जा रहा है। ऑक्सफैम इंडिया के हिसाब से वुमेन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपका 80 to 60% ऑफ द फूड और 90% ऑफ द डेयरी प्रोडक्शन के लिए। और एग्रीकल्चर सेंसस आपका 2010-2011 के तहत वो शो करता है कि 118.7 मिलियन कल्टीवेटर में, मतलब कि आउट ऑफ द एन एस्टिमेटेड 118.7 मिलियन कल्टीवेटर 30.3% वर फीमेल, मतलब कि 118.7 मिलियन कल्टीवेटर में से 30.3% आपकी फीमेल है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 ऐसा कहता है। नेक्स्ट की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। तो जितना भी ऑनगोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी ऑनगोइंग आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रहा है, उसमें एटलीस्ट 30% जो है बजट एलोकेशन का वो वुमेन बेनिफिशियरी को इन्होंने ईयर मार्क किया है। उसके बाद वुमेन सेंट्रिक एक्टिविटीज को इनिशिएट किया गया है ताकि जितना भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम स्कीम्स है उसमें वुमेन को थोड़ा इसमें क्या कहते हैं बेनिफिट मिल पाए, ये बेनिफिट उनको एक्सेसिबल हो पाए। गवर्नमेंट में क्या किया है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे फोकस बढ़ा दिया है ताकि उनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी भी आसानी से मिल पाए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने क्या किया है कि 15 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया है कि वुमेन फार्मर्स डे उस दिन मनाया जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है ताकि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन्स इन एग्रीकल्चर। मेंस का क्वेश्चन है कि मतलब क्या क्या चैलेंजेस वुमेन को फेस करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या प्रो और कॉन्स है। तो ये 15 मार्कर है, तो इसमें अराउंड 3 to 2.5 पेजेस भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ सोच के आप इसमें लिखिएगा। थैंक यू, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।